ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। ये वीडियो सुना आपने, ये आज का बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान है मीडिया में। आज उनका जन्मदिन था। पूरे देश और दुनिया में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके प्रति भरोसा जताने वाले जो लोग हैं, वो इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन भारत की जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया की करतूत देखिए। जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज सारे टीवी, अखबार, वेबसाइट, जिसको हम लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं, उसने खबर क्या चलाई कि मायावती किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। ये उसको खबर लगी। हो सकता है बहन जी ने किसी सवाल के जवाब में बोला भी होगा, लेकिन मैंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्विटर हैंडल पर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है वो सुना। उसमें सबसे पहले उन्होंने तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लिया, उनके प्रति कृतज्ञता जताई। फूले, पेरियार, अंबेडकर, संत गाडगे। क्या किसी मनुवादी मीडिया ने ये बातें बताई आपको? नहीं बताई। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो सबसे बड़ा हमला बोला है वो ईवीएम को लेकर बोला है। 2 पैराग्राफ का उनका जो प्रेस नोट है, उसमें शुरुआत से और अंत में सबसे ज्यादा हमला ईवीएम को लेकर किया गया है। उन्होंने कहा कि 2007 में उनकी बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम को लेकर उन्होंने शंका जताई थी। उसके बाद से लगातार देखा गया है कि उनकी पार्टी को जिन इलाकों में उनका गढ़ है, जहां उनके सबसे ज्यादा वोटर है, वहां भी विपक्षी दलों के उम्मीदवार जो वो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा उन्होंने दलित और मुसलमानों की बात की है, पिछड़ों की बात की है। सोचिए, उन्होंने कहा है कि किस तरह से हल्द्वानी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से पिछड़े समाज का नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है उसको ईवीएम का सहारा है, और इस देश के अब किसी भी नागरिक का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन सोचिए, इस देश के जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारों ने इस खबर को छुपा लिया। और खबर क्या चल रही है कि मायावती 2024 में, यानी कि यूपी के चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। पूरे प्रेस नोट में इस बात की चर्चा नहीं है। वहीं उन्होंने आरक्षण को लेकर साफ साफ कहा है कि जिस तरह से मंडल कमीशन कांग्रेस नहीं लागू करना चाहती थी, वो भी पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है, और बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। और बीजेपी कांग्रेस के तरह ही सबसे घोर मनुवादी, जातिवादी पार्टी है। उनका कहने का लबोलुआब वो था। सपा का उन्होंने नाम जरूर लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि सपा ने जिस तरह से आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा है वो ठीक नहीं है। बस उन्होंने इतना ही सपा के बारे में बोला है। हल्द्वानी पर उन्होंने बोला है कि वहां सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई, नहीं तो मुस्लिम समाज का घर तोड़ दिया जाता। और सोचिए, कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला है। बीजेपी को कांग्रेस का सौतेला भाई, उसी का भाई, उसी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी बताई है। लेकिन मायावती जी का जो पूरा फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर था। रामचरितमानस पर भी उनसे सवाल पूछा गया, उस पर वो क्या बोली हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ईवीएम को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं है। और साफ साफ इस देश की जनता को लग रहा है जो कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी जीत रही है, और ईवीएम की वजह से बड़ी गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन देशों में ईवीएम की खोज हुई, जहां ईवीएम बने हैं, अब वहां भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2007 में उनकी सरकार बनी थी, उसके बाद भी ईवीएम पर संदेह जताया गया, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद वीवीपैट लगाई गया, लेकिन वीवीपैट की भी काउंटिंग नहीं होती है। तो सवाल है कि मायावती जी ने जब ईवीएम के खिलाफ इतना कुछ कहा, बोला, पूरा प्रेस नोट ईवीएम से भरा हुआ है, तो इस देश के टीवी और अखबार के संपादकों को, पत्रकारों को, मालिकों को क्या जाता था? उन्होंने इस खबर को क्यों दबा लिया? उन्होंने कांग्रेस पर हमला को क्यों दबा लिया? उन्होंने बीजेपी पर हमला को क्यों दबा लिया? और सिर्फ यही खबर क्यों चला रहे हैं कि मायावती किसी से गठबंधन नहीं करेंगी? ये खबर क्यों चलाया जा रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश का जो टीवी और अखबार है वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। वो सही खबर भी लोगों को नहीं बताता है।
वो सिर्फ और सिर्फ वो खबरें बताता है जिससे इस देश के मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूती मिले। मायावती जी के जन्मदिन पर उनसे पूछा गया कि रामचरितमानस पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है। मायावती जी ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सोचिए, इसको भी छुपा लिया गया, ईवीएम को भी छुपा लिया गया। बीजेपी को जिन्होंने कांग्रेस का चचेरा भाई कहा है, उसी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी कही है, उसको भी छुपा लिया। लेकिन सोचिए इस खबर के मायने क्या है। मीडिया क्यों कह रहा है कि मायावती जी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, इसी को फोकस क्यों किया जा रहा है, ताकि कल अगर गठबंधन हो तो मीडिया फिर से चलाए कि मायावती अपने बयान से पलटें। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मीडिया की नजरों में लालू यादव, मायावती, कांसीराम, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये तमाम जो गैर सवर्ण पत्र नेता हैं वो कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है, उनको करप्ट बताता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश की जो मीडिया है, इस देश का जो टीवी अखबार है, वो दरअसल टीवी अखबार नहीं, वो मनुवाद का, जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का प्रचार तंत्र है। आपके घर में एक टीवी और एक अखबार, ये दो आरएसएस और बीजेपी मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादियों का प्रवक्ता है। इससे सावधान रहिए। ये सिर्फ झूठ ही नहीं फैलाता है, ये सिर्फ जानकारी ही कम नहीं देती है, बल्कि ये जानबूझकर ऐसा खबर प्लांट करता है। अभी ये हिंदू मुस्लिम की खबरें चलाएगा, सपा बसपा की कैसे और लड़ाई तेज हो उसकी कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ टीवी अखबार की वजह से किया जा रहा है। जैसे अभी बिहार के शिक्षा मंत्री को घेरा जा रहा है, जैसे इससे पहले राजेंद्र पाल गौतम को घेरा गया था। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को बधाई दी है। बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो साफ कहा है कि वो संघी कहां गया जिसने बहन जी का अपमान किया था, अखिलेश यादव का घर क्यों धुलवाया गया था। दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी बीएसपी सुप्रीमो को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। तो समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग इससे पहले इतना एकजुट कभी नहीं थे और एकजुट हो रहे हैं, भविष्य में भी और एकजुट होंगे। आपने देखा, एक भी मैं सोशल मीडिया पर नहीं देख रहा हूं कि किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों के लोगों ने मायावती के खिलाफ एक सिंगल लाइन लिखा हो। हां, पार्टी कोई हो, उसके जो सवर्ण नेता हैं, जो ब्राह्मण नेता हैं, वो जरूर मायावती जी के इधर उधर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सपा के जो सवर्ण नेता हैं वो राजभर पर हमला करेंगे। राजभर का जो सवर्ण प्रवक्ता है पीयूष, वो सपा पर हमला करेगा। बीजेपी क्या पॉलिसी करती है, गैर सवर्ण नेताओं को आगे बढ़ाती है सपा और बसपा के खिलाफ, उस पर बयान दिलवाती है। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और रामचरितमानस विवाद, प्रोफेसर चंद्रशेखर के मामले के बाद साफ हो गया है कि ब्राह्मण समाज के पत्रकार हो, नेता हो, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, बीजेपी के खिलाफ हो, कांग्रेस समर्थक हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, या ब्राह्मण नेता किसी भी पार्टी में हो, वो पूरी तरह से इस देश में मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद को बनाए रखना चाहता है। अब तक हम लोग को लगता था कि ये लोग सिर्फ एंटी रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, लेकिन अब साफ है कि ये लोग कर्मकांड के साथ भी लगातार बने हुए और ये चाहते हैं कि भारत में विज्ञान ना आए, भारत में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद मजबूत हो। और इसी के तहत लगातार जितने बहुजन नेता हैं उनको डिक्लाइन किया जाता है, उनको नीचे दिखाया जाता है। सोचिए, इस देश में जेल में कौन? बहुजन, किसान। इस देश में करप्ट कौन? बहुजन, किसान। इस देश के बेईमान नेता कौन? बहुजन नेता, किसान नेता। और विदेश पैसा लेके कौन भाग रहा है? एक भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान जाति का कोई है? इस देश में सबसे ज्यादा शहर में पैसे किसके हैं? शहरों में घर किसका है? बिल्डिंगें किसकी है? बड़ा बड़ा टेंडर कौन लेता है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? ब्यूरोक्रेट्स कौन है? बिजनेसमैन कौन है? जज कौन है? मीडिया में कौन है? जुडिशरी में कौन है? ब्यूरोक्रेसी में कौन है? फिल्मों में कौन है? तमाम पावर सेंटर्स पे कौन है? और इस देश में आजादी के बाद की मैं बात कह रहा हूं, 75 सालों से किस जाति के लोग इस देश में मलाई खा रहे हैं और कौन, किस जाति के लोग इस देश का निर्माण कर रहे हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन बेवजह खीरा चोरी के आरोप में, बिना आरोप में जेल में बंद है। ये सब पर बात होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था। मैं इसलिए इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों से कह रहा हूं
कि आप इस देश के टीवी अखबार के बहकावे में ना आइए। वो आपके बच्चों का दुश्मन है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का दुश्मन है। वो नहीं चाहता है कि आप कलेक्टर, एसपी, डीएम, पत्रकार, जज, बिजनेसमैन बने। वो चाहता है कि आप मजदूर, मजबूर, लाचार और बेबस बने रहे। और ऐसे ही जो लोग सोच रखते हैं, मैं उनको जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहता हूं। सवाल तो है कि इस देश के 75 सालों में इन पावर सेंटर्स पे रहने वाले, जिन्होंने देश चलाया, जिन्होंने सबसे ज्यादा राज किया है, जो कलक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर कायम हैं, तो आखिर इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ये वही लोग हैं जो मायावती के ईवीएम वाली खबर छुपा लेते हैं और गठबंधन वाली खबर को खबर बताते हैं। इस दुष्चक्र को समझिए, इस बेईमानी को समझिए। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, तो उन तमाम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादियों के पेट में दर्द उठता है और वो हमें फोन कर धमकियां देते हैं। अब चिंता मत कीजिए, इनकी धमकी भी आपको सुनाई जाएगी कि ये लोग किस तरह से बदतमीजी से, गाली गलौज इनकी भाषा है और नफरत फैलाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।